Welcome students. Today we'll continue our revision session from chapter number 5 that belongs to unit 2, which has got the maximum weightage for this year's examination. As you are aware, questions are repeatedly being asked, and that too, the nature of the question has been converted to competency-based questions. So you need to understand it very clearly. Then only you'll be able to answer. First of all, we'll focus on the 3 laws that Mendel gave, laws of inheritance, and that is important for you to understand. The first law, law of dominance, and the second law, law of segregation, and the third law, law of independent assortment. Right? We'll be discussing some more thing about Mendel. So, law of dominance, when two different alleles are present, only one is dominant and will be expressed. Mendel ने बहुत clearly समझाया कि एक ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए दो फैक्टर्स होते हैं, और जब हमने प्योर लाइन को क्रॉस कराया तो हमने देखा कि F1 जनरेशन में एक फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था लगातार, चाहे होमोजाइगस कंडीशन हो या हेटेरोजाइगस कंडीशन हो. सो वो फैक्टर जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था, या यूं कहें वो अलील जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, उसे हम डोमिनेंट अलील कहेंगे या डोमिनेंट फैक्टर कहेंगे, और जो नहीं करता है उसे कहते हैं रेसेसिव अलील या रेसेसिव फैक्टर. राइट. सिमिलरली द F2 यील्ड, जो F2 आउटकम आया मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, उसमें दो अलील्स देखा गया कि जो एक जीन के होते हैं, जब गैमेट बनता है तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं. राइट. सो दे सेपरेट. दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. और डायहाइब्रिड क्रॉस में ये देखा गया कि एक एलील का एक्सप्रेशन दूसरे एलील पर डिपेंडेंट नहीं होता है. मतलब इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन डज नॉट अफेक्ट द इनहेरिटेंस ऑफ अदर जीन. राइट. सो इन तीनों को हम थोड़ा सा देखते हैं इन द पर्सपेक्टिव ऑफ हाउ इट शुड बी रिटन. राइट. आप ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस को जरा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि लॉ दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोनोहाइब्रिड क्रॉस, parental generation, purple flower cross with white flower, right? The F1 is purple, यानी यहाँ पे dominant कौन सा अलील है? कैपिटल P, right? और जब इसे हम सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो we get 3:1 the phenotypic ratio, 3 डोमिनेंट या 75% डोमिनेंट और 25% रेसेसिव. तो ये रीअपियरेंस ऑफ पैरेंटल कैरेक्टर यहाँ दिखाई देता है. राइट. लॉ ऑफ डोमिनेंस को बहुत क्लियरली मैंने समझाया. Then too you can take it down once more. When a dominant and recessive allele pair up in a trait, the effect of dominant allele is expressed. आप इसे ऐसे ही पढ़ सकते हैं कि जब डोमिनेंट और रेसेसिव allele पेयर अप करते हैं किसी ट्रेट में, तो क्या होता है? जो डोमिनेंट एलील्स है वही एक्सप्रेस होता है. जैसे टॉलनेस कैपिटल टी और डॉफनेस स्मॉल टी, अगर दोनों साथ आएंगे कौन एक्सप्रेस करेगा? कैपिटल टी. राइट. तो इस एग्जांपल में देखिए, ऑल फ्लावर्स इन F1 obtained are purple flowers, hence we call it law of dominance. राइट. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखिए, यहाँ पे देखिए क्या होता है. गैमेट बनने के समय में टू एलील्स कोडिंग फॉर सेम ट्रेट सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन. गैमेट फॉर्मेशन के वक्त में दे सेपरेट, एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. इसे हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, और इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है. इट्स यूनिवर्सल लॉ. जबकि लॉ ऑफ डोमिनेंस में आपने देखा पहले भी कि कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दैट इज नॉट फॉलोइंग द लॉ ऑफ डोमिनेंस इन टोटो. राइट. तो वहां आपको ऐसा देखने को मिल रहा है. डायहाइब्रिड क्रॉस से हमें क्या नतीजा मिलता है वो आपने देखना है. डायहाइब्रिड क्रॉस में हमने देखा कि जब ये गैमेट बना F1 क्रॉस के बाद, तो कितने तरह की गैमेट की पॉसिबिलिटी है. देखिए यहाँ पे एक और चीज मैं बता दूं कि जब भी आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ गैमेट कितना बनेगा, देन यू यूज द फॉर्मूला 2 to the power n, वेयर n इज नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट. अब देखिए जरा इसमें कितने हेटेरोजाइगोट्स हैं. y कैपिटल Y स्मॉल y एक और कैपिटल R स्मॉल r एक, तो एक एक दो, यानी कितने गैमेट बनेंगे यहाँ पे? 2 स्क्वायर. दैट मीन्स द नंबर ऑफ गैमेट फॉर्म्ड विल बी 4. आप देख सकते हैं ये चारों गैमेट यहाँ पे अलाइन किए गए हैं.
पुनेट स्क्वायर में और 4 यहाँ पे, कुल 16 आउटकम होते हैं। और देखिए कि सारे कैरेक्टर, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। पैरेंटल कैरेक्टर था राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, लेकिन आपको यहाँ पे और भी मिलेंगे। राउंड ग्रीन, सी हियर, और यहाँ देखिए राउंड ग्रीन, ये आपको देखने को मिल रहा है। और यू हैव गॉट रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, राइट, रादर से ये रिंकल्ड और येलो, राइट। तो सारी पॉसिबिलिटीज, यानी इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन डज नॉट अफेक्ट इनहेरिटेंस ऑफ अदर, they assort independently. Factors or alleles of different character assort independently at the time of gamete formation and then rearrange randomly at the time of fertilization. तो इन दोनों बातों को ध्यान रखिए। और ये लॉ किससे पता चला? डायहाइब्रिड क्रॉस के बाद। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है? पॉलीजेनिक, जैसा कि नाम से ही परिचित हो, पॉलीजेनिक, पॉली मीन्स मेनी, जीनिक जीन्स अगर किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं 3 या उससे अधिक जीन्स, तो उसे हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। ह्यूमन के केस में आप देख लीजिए, टोन ऑफ द स्किन कलर, दैट्स अ ब्यूटीफुल एग्जांपल। इवन हाइट इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि सपोजिटली देयर आर 3 एलील्स, 3 जीन्स एक्चुअली, नॉट एलील्स, 3 जीन्स, कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। ये तीनों का प्रेजेंस हमारे स्किन कलर को बिल्कुल डार्केस्ट कर देगा, यहाँ वाला। और अगर स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, अगर ये इस तरीके से हो तो इट विल बिकम द लाइटेस्ट, इसको एल्बिनो कहते हैं, राइट। और अगर बीच का हो, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, स्मॉल सी, इसे हम मुलेटो कहते हैं, राइट। ये तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात होगी। सिंपल शब्दों में क्या कहेंगे? एक ट्रेट को 3 या उससे अधिक जीन कंट्रोल करते हैं। एक ट्रेट को 3 या उससे अधिक जीन कंट्रोल करते हैं, उसे हम कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। जबकि मेंडेलियन इनहेरिटेंस में आपने बहुत क्लियरली देखा कि एक ट्रेट एक जीन कंट्रोल करता है, तो वहां पे कैसा इनहेरिटेंस हो गया? मोनोजेनिक इनहेरिटेंस है। कई बार ऐसे डिफरेंसेस आपको पूछ लिए जाते हैं, राइट। देखिए स्किन पिगमेंटेशन का, आप देखिए पैटर्न, द वेरी लाइट कंबाइंस विद द डार्क, और नतीजा है ये मुलेटो, राइट। ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिल रही है, तो ये आप याद रखिएगा। देन अनदर रिलेटेड टर्म दैट कम्स वेरी ऑफन टुगेदर, हमेशा पूछा जाता है कि प्लियोट्रॉपी क्या है। अभी तक आपने देखा कि 1, 2, 3 या उससे अधिक जीन्स एक ट्रेट को कंट्रोल कर रही थी, उसे आपने कहा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब प्लियोट्रॉपी पे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए एक जीन है और ये आपको 1, 2, 3, एक से अधिक ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं, राइट। सो वन जीन कंट्रोल्स एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल फेनोटाइपिक ट्रेट, इसे हम कहते हैं प्लियोट्रॉपिक, राइट। और प्लियोट्रॉपिक जीन्स कंट्रोल मल्टीपल ट्रेट्स। अब म्यूटेशन इन द प्लियोट्रॉपिक जीन विल इंपैक्ट मोर देन वन ट्रेट। ध्यान रखिएगा, अगर आप एक से अधिक चीजों को कंट्रोल करते हैं तो आप में कोई गड़बड़ी होगी तो वो तीनों प्रोसेस जो है, या जितने प्रोसेस आप कंट्रोल करते हैं वो सारे इफेक्टेड होंगे। एग्जाम्पल इनका देख लीजिए, फिनाइलकीटोन्यूरिया या पीकेयू, है ना। एक एंजाइम है जिसका नाम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ये क्या करता है? फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। किसको कन्वर्ट करता है? फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। लेकिन अगर म्यूटेशन हो गया तो क्या होगा? ये कन्वर्जन नहीं होगा। नतीजतन दे विल बी कन्वर्टेड टू फिनाइल पायरुविक एसिड, और वो जमा हो जाने शुरू हो जाते हैं ब्रेन सेल्स में। तो उसके कारण मेंटल रिटार्डेशन होता है, रिड्यूस्ड हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन होता है, राइट। डैमेज टू बॉडी पार्ट्स फ्रॉम टॉक्सिक लेवल ऑफ फिनाइलएलानिन। और पीकेयू जो है फिनाइलकीटोन्यूरिया, फिनाइलएलानिन एक सेमी
एसेंशियल अमीनो एसिड है, तो आप अगर डाइट में उसको ना लें एक्सटर्नली, तो फिर आप इस बीमारी पर थोड़े बहुत नियंत्रण पा सकते हैं। एक और एग्जाम्पल है जो कि टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट आप देख लीजिए, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, यहाँ पे देखिए, जो बीटा ग्लोबिन चेन म्यूटेशन है सिकल सेल एनीमिया के लिए, अगर उसमें कोई म्यूटेशन हो गया तो इट रिजल्ट्स इन ब्लाइंडनेस, लिवर फेलियर एंड हार्ट अटैक। तो आपने देखा एक से अधिक मैनिफेस्टेशन, और इसलिए इसे हम प्लियोट्रॉपी कहते हैं। तो प्लियोट्रॉपी और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस अक्सर पूछा जाता है, वेरी वेरी क्लियर। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं प्लियोट्रॉपी और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है सिंगल जीन कंटेनिंग मोर देन वन ट्रेट, और यहाँ पे कई सारे जीन्स मिलके सिंगल ट्रेट। अगर हम भाषा में बात करें तो इट इज 1 2 का 4 एंड दिस इज 4 2 का 1। दोनों के एग्जांपल्स देख लें। सिकल सेल एनीमिया, यहाँ पे हाइट का एग्जांपल दिया गया, इवन स्किन कलर का एग्जांपल दिया जा सकता है। सो वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल राइटिंग दिस आंसर्स। ये बड़े सामान्य से और एक जैसे दिखने वाले टर्म्स हैं, लेकिन जब एक्सप्लेनेशन की बारी आती है तो यू नीड टू एक्सप्लेन इट नाइसली। अब एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि मॉर्गन और मेंडल, ये दो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं और दोनों का वर्क ग्राउंड ब्रेकिंग था। दोनों के वर्क ने पूरी तरीके से रिवोल्यूशनाइज कर दिया हमारी अंडरस्टैंडिंग को कि किस प्रकार से कैरेक्टर्स पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक पहुंचते हैं। तो दोनों साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंटल डिजाइन था और दोनों ने कुछ ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट किए। जहां मेंडल ने सिलेक्ट किया पी को, गार्डन पी, वहीं पे मॉर्गन ने सिलेक्ट किया ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को। तो ये भी एक सवाल हो सकता है, और ये सवाल बिल्कुल आना ही चाहिए आपको। आइए देखते हैं मॉर्गन ने क्यों सिलेक्ट किया ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। कई बार तो ये नाम ही पूछ लेता है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। मेल जो है वो बेचारा छोटा सा है और फीमेल इज टॉलर ऑफ द टू, राइट। सिंपल है, इन्हें बहुत आसानी से लेबोरेटरी में ग्रो किया जा सकता है सिंथेटिक मीडियम में। अपना लाइफ साइकिल ये 2 वीक में पूरा कर लेते हैं, इसलिए बहुत जल्दी हमें इम्पैक्ट दिखाई दे देता है, और एक मेटिंग से बहुत सारे ऑफस्प्रिंग बन जाते हैं, राइट। तो हमें फिर जरूरत नहीं होती है बाहर से एक और ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने की। मेल फीमेल को आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, और बहुत सारे हेरिडिटरी वेरिएशंस को आप लो पावर माइक्रोस्कोप के मदद से भी देख सकते हैं, राइट। इसलिए ड्रोसोफिला बहुत इंपॉर्टेंट है और मॉर्गन ने ड्रोसोफिला का सहारा लिया। दूसरी ओर मेंडल ने पी का सहारा लिया। पी आसानी से उपलब्ध था, इजीली अवेलेबल, उसका लाइफ स्पैन भी कम था। देखिए उन्हीं पॉइंट्स पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं। शॉर्ट लाइफ स्पैन, बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी इसमें सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों की फैसिलिटी है, और 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। जब हम किसी चीज को ट्रांसफर कर रहे हैं तो देखने में आसानी होगी कौन सा ट्रेट आगे गया या नहीं गया। तो इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। ये है अल्फ्रेड हेनरी स्टूटेवंट। ये इन्होंने मॉर्गन के साथ काम किया, एंड ही इज द डिसाइपल ऑफ मॉर्गन। इन्होंने एक बहुत जबरदस्त फाइंडिंग, इसे जीन मैपिंग कहते हैं। इन्होंने कहा कि अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी पता चल जाए तो ये हमें जीन्स के बीच का फिजिकल डिस्टेंस बताने में सहायक है, जीन्स के बीच का फिजिकल डिस्टेंस। और उसे उन्होंने कहा कि अगर ये डिस्टेंस 1% है तो उसे हम 1 सेंटीमॉर्गन कहेंगे, राइट। तो कह सकते हैं कि बेसिकली क्रोमोसोम मैप बनाने का ये पहला जो कोशिश थी वो बहुत जबरदस्त थी, राइट। यानी यहाँ आपको देखना है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मेजर किया जाए, जैसे एक एग्जांपल में लिया गया है कि मेजर किया गया 2 जीन के बीच में, ए बी मान लीजिए इतना है 13.2, बी सी मान लीजिए 6.4 है, और आर एफ जो आ रहा है वो 18.5 आ रहा है। यानी क्या मतलब है, ए सी के बीच का रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, यानी सबसे दूर में ए है और सी है, उसके बाद बी सी है, और उसके बाद ए बी है। यानी उनको आप एक ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, इसे आप फिजिकल मैप बना सकते हैं। दिस इज द स्टूटेवंट्स वर्क, राइट। एक छोटे से एग्जांपल से देख लीजिए। मान लेते हैं मॉर्गन ने प्योर डोमिनेंट और ग्रे बॉडीड विथ नॉर्मल आई, उसको क्रॉस कराया ब्लैक बॉडीड विथ पर्पल आई। क्या था, ग्रे बॉडीड विथ नॉर्मल आई, और क्रॉस कराया ब्लैक बॉडीड विथ पर्पल आई। तो देखा कि एफएन जनरेशन में क्या होगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस काम करेगा, ग्रे बॉडीड एंड नॉर्मल आई बहुत सारे। लेकिन F2 जनरेशन में चीजें बदलेंगी। यहाँ पे ग्रे बॉडी विथ नॉर्मल आई भी है, ब्लैक बॉडी विथ पर्पल आई भी है,
ब्लैक बॉडी विथ नॉर्मल आई एंड ग्रे बॉडी विथ पर्पल आई, ये दोनों रिकॉम्बिनेंट्स है। अब रिकॉम्बिनेंट्स है तो उनकी संख्या देख लीजिए, टोटल प्रोजेनी कितनी है 515, टोटल रिकॉम्बिनेंट्स कितने हैं 31। अब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इन दोनों जीन के बीच में क्या हो गई 31 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इज 602 सॉरी 515, ये 515 है जिसका वैल्यू आता है 0.0602 या 6.02%, यानी उस दोनों जीन के बीच में जिनको आप स्टडी कर रहे हैं डिस्टेंस जो है वो 6.02 सेंटीमॉर्गन है। It was a great honor for the teacher. That student has given credit to the teacher, right? लिंकेज की बात थोड़ी सी कर लेते हैं। अगर जो जीन्स हैं उनके बीच में आप देखें कि फिजिकल एसोसिएशन है, बहुत नजदीक है, तो उसे हम बोलेंगे लिंक्ड जीन्स। ये तभी पॉसिबल है जनरली जब एक ही क्रोमोसोम के ऊपर में ये जीन्स मौजूद हों और बहुत पास मौजूद हों, और रिकॉम्बिनेंस जब भी होंगे तब वो नॉन पैरेंटल कैरेक्टर या नॉन पैरेंटल जीन के बारे में बताएंगे, है ना। सो अब देखिए वो जीन्स जो लूजली लिंक्ड है वो बहुत ज्यादा रिकॉम्बिनेशन शो करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। लूज जितनी दूरी ज्यादा होगी उतना रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा, और जितनी दूरी कम होगी उनके बीच में उतना लिंकेज ज्यादा होगा, राइट। और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन किस पे डिपेंड करता है बताइए, डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स पे। वेरी नाइस। लेट अस सी द लास्ट टॉपिक जिसे हम सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ना है और इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं और बहुत सिंपल है, बट कुछ गलतियां स्टूडेंट कर बैठते हैं जैसे क्रॉस का नहीं बनाना, तो इसको अवॉइड कीजिए, है ना। तो क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी स्टडीड अंडर 4 हेड्स हियर आउट, रादर मैं कहता हूं कि 3 हेड में पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि पहला वाला जो है ये देखिए XXX0, ये बेसिकली ग्रास हॉपर में पाया जाता है, जिसमें कि मेल जो है उसमें जो स्पर्म बनता है उसमें एक एक्स क्रोमोसोम होता है, दिस पार्ट इज मेल, और दूसरे में कोई क्रोमोसोम नहीं होता है, राइट। ह्यूमंस में एक में एक्स क्रोमोसोम होता है और दूसरे में वाई क्रोमोसोम होता है मेल्स के केस में, जबकि फीमेल में दोनों डबल एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो इनको आप समझने की कोशिश करें। फिर फाउल्स के केस में तो जहां पे मेल दो तरह के गैमेट बनाएंगे उसे हम कहते हैं मेल हेट्रोगैमेटी, और जहां फीमेल दो तरह के गैमेट या दो तरह का एक बनाएंगे उसे हम कहते हैं फीमेल हेट्रोगैमेटी। और एक और भी विशिष्ट टाइप का है जिसको हम लोग हैप्लोडिप्लॉइडी, यानी 4 अलग अलग किस्म के सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए मेल हेट्रोगैमेटी यानी मेल प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ स्पर्म, राइट। यहाँ चाहे एग्जाम्पल ह्यूमन बींग का हो चाहे ड्रोसोफिला को, लेकिन फाउल में देखिए फीमेल प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ एग, सो इट इज फीमेल हेट्रोगैमेट्री। अब यहाँ देख लीजिए इन एग्जाम्पल को बहुत क्लियरली समझिए। देखिए ये ग्रास हॉपर है, यानी दिस इज द केस ऑफ XO, सो फीमेल में डबल एक्स और मेल में XO0। इनके कॉम्बिनेशंस देखिए, या तो फीमेल बनेगा या फिर मेल बनेगा, या फीमेल या मेल, यानी हु इज रिस्पांसिबल टू डिटरमाइन सेक्स ऑफ द चाइल्ड, द मेल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मेल हेट्रोगैमेटी। वहीं पे फीमेल के केस में देखिए मेल ZZ और फीमेल ZW, यानी जो एक बनेगा वो दो तरह का बनेगा, वो दो तरह का बनेगा, उसे हम फीमेल हेट्रोगैमेटी कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल आपने यहाँ देखा ZZ ZZ ZW एंड ZW, राइट। अब वही आप ड्रोसोफिला का केस देख लीजिए, यहाँ भी ह्यूमंस की तरह आप देखने को मिलेगा X और Y क्रोमोसोम, यानी मेल कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ स्पर्म, X sperm and Y sperm, राइट। और फीमेल प्रोड्यूसेस ओनली 1 टाइप ऑफ एग, दैट इज X egg। एग्जैक्टली इन ह्यूमन में बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब स्पर्म एक्स स्पर्म ओवम एक्स स्पर्म फर्टिलाइज करेंगी एग को, देन व्हाट द रिजल्ट, फीमेल, और वाई स्पर्म तो मेल, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग तरह की सेक्स डिटर्मिनेशन को आप देखिए, ये हनी बी में होता है जिसको हम लोग कहते हैं हैप्लोडिप्लॉइडी। हैप्लोडिप्लॉइडी फीमेल्स जो क्वींस होती हैं जनरली दे आर डिप्लॉयड टू एन, और मेल्स होते हैं ड्रोन्स, उनको हम हैप्लॉइड कहते हैं। तो मेल्स ड्रोन्स या वर्कर बीज, they produces haploid egg through mitosis, whereas female queens produces diploid condition
दे आर इन डिप्लॉयड कंडीशन, क्योंकि जब वो एग प्रोड्यूस करते हैं तो वो फर्टिलाइज होता है, जैसे फर्टिलाइज होता है देन द egg is diploid and the condition of embryo that hatches out to become diploid female, यानी डिप्लॉयड होने के लिए फर्टिलाइजेशन का होना जरूरी है, और जो हैप्लॉयड होगा वो पार्थेनोजेनेटिकली हनी बी होगा. देयर इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी बिहाइंड दिस, तो इसकी बात हम कभी और करेंगे, राइट. बट ये बातें समझिए, हैप्लोडिप्लॉइडी कहाँ पे है, मेल हेट्रोगेमिटी कहाँ पे है और फीमेल हेट्रोगेमिटी कहाँ पे है. दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और इफ यू पे अटेंशन या डायग्रामेटिकली आप बना लें, then your task is done, right? So listen from you regarding this chapter. The remaining part we'll meet tomorrow. Till then, take care.